बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/32, इसका फेब मार्च 2020 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 के अंदर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 ऑलरेडी जो बच्चे देख रहे हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का पार्ट है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था, 6 करने जा रहे हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड प्लान टू बाय अ मशीन, कि उन्होंने प्लान किया कि वो एक मशीन खरीदेंगे कॉस्टिंग $480,000। उसकी कॉस्टिंग $480,000 है फ्रॉम एन ओवरसीज मैन्युफैक्चरर। एक ओवरसीज मैन्युफैक्चरर है जो बाहर ये मैन्युफैक्चर करता है मशीन को। इससे आप एक मशीन खरीद रहे हैं और उसकी कॉस्ट है $480,000। The machine has an estimated useful life of 4 years with no residual value। कि मशीन की जो लाइफ है वो 4 years है, यानी 4 years तक मशीन आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर ये आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देगी और इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है आफ्टर 4 years जब आप इसको सेल करेंगे तो आपको सेल करने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे आते हैं। एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर एज फॉलोज, कि इसकी जो रिसीट्स और पेमेंट्स है जो ये जनरेट करेगी, ये मशीन जब चलेगी तो डेफिनेटली यूनिट्स बनेंगे, उनको आप सेल करेंगे, उससे जो रिसीट्स होगी यानी इसका जो कैश फ्लो है इस मशीन की वजह से जो होगा, तो रिसीट्स भी होगी और पेमेंट भी होगी, क्योंकि ये कैश फ्लो है। तो ईयर 1 के अंदर $260,000 आपके पास आएंगे और $90,000 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कैश फ्लो कितना हुआ इसका? कैश फ्लो नेट करके निकाल लेते हैं कि देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। 260,000 में से माइनस किया आपने $90,000 को, तो व्हाट यू गेट $170,000 आपके पास नेट रिसीट आ गई या कैश फ्लो आ गया, नेट कैश फ्लो। उसके बाद 290,000 की का कैश फ्लो था और इसमें से आपने 120,000 की पेमेंट कर दी। व्हाट यू गेट अगेन $170,000। ईयर 3 के अंदर 330,000 का आपके पास रिसीट्स थी और पेमेंट हो रही है 140,000 की, तो 190,000 डॉलर जो है वो आपका कैश फ्लो हो गया। और ईयर 4 में अगर आए तो $130,000 माइनस 80,000, तो ये $50,000 आपका बनता है ईयर 4 से। अब देखिए जब भी इस किस्म का सवाल आए, ये असल में कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग क्या होती है? कैपिटल बजटिंग का मकसद है कोई प्रोजेक्ट है, कोई मशीन आप खरीद रहे हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके जो रिटर्न है वो इतने हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर रिटर्न आपको अच्छा नहीं मिल रहा है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि कैपिटल बजटिंग की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और हर कंपनी में प्रैक्टिकली ये हो रही होती है। मैं आपको बताऊं, ये अगर आप बेवरेज देखें, आप जाते होंगे बोतल दुकान के ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक का एक विजी कूलर जो रखा होता है, ये विजी कूलर जब कंपनी से निकलता है तो बाकायदा कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज होती है। इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स लगा कर देखते हैं कि अगर ये विजी कूलर कंपनी क्योंकि फ्री देती है दुकानदारों को, जो शॉपकीपर्स होते हैं, तो अगर ये फ्री दे रही है कंपनी को तो इसका खर्चा हुआ है, तो फिर कितनी बोटल्स बिकेंगी किसी शॉपकीपर के पास कि इसके जो पैसे हैं वो कंपनी रिसीव करके और उस पर रिटर्न उसको अच्छा मिलेगा। रिटर्न डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर विजी कूलर नहीं होगा तो बोटल्स नहीं रखी जाएंगी, तो कितनी बोटल्स बिकेंगी, तो ये जो विजी कूलर है इसकी जो चीज़ें हैं, जो पैसे हैं वो रिसीव हो जाएंगे। तो हमारा ये जो कैपिटल बजटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपनीज के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स कहलाती हैं।
और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई रिटर्न मिल कितना रहा है। तो हम देखते हैं टूल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अंदर आपने कैश फ्लो देखा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मकसद है कि अगर मार्केट से आप कैपिटल ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसका रेट क्या चल रहा है। नॉर्मली जो बैंक के रेट्स होते हैं, जिस रेट के ऊपर आपको पैसा मिलेगा मार्केट से, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसके फार्मूले भी हैं, अगर होंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इस वक्त तक समझने के लिए आप ये समझ लें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मकसद है कि मार्केट से अगर पैसे आपको चाहिए हैं, तो वो पैसे जो आपको चाहिए होंगे वो किस रेट के ऊपर मिलेंगे, या बैंक का रेट क्या होगा। तो वो बैंक का, या जो भी जहाँ से पैसा आप लेते हैं, तो जो लेंडर्स हैं, आपने अगर पर्सनली ले रहे हैं, तो वो क्या इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करता है, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो रेट है ये। और इसका एक तरीका ये होता है कि हर वो प्रोजेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा, कि जिसका जिसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसकी जो रिटर्न है, अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे भी आते हैं, उसकी जो रिटर्न है उसका, अगर वो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर वर्थ वाइल है। लेकिन अगर इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जैसे फर्ज कर लेते हैं, बैंक से आप लोन लेते हैं, बैंक से लोन आपको 10% पे मिलता है। अब ये पैसा आप कारोबार के अंदर लगा रहे हैं, तो ये पैसा जब आप कारोबार के अंदर लगाएंगे और वहाँ से अगर 10% से रिटर्न कम आ रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा है आपको काम करने का? डेफिनेटली काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिटर्न ही आपका 10% से कम है, तो आप करेंगे क्या। तो रिटर्न आपका 10% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 10% पे तो आपको पैसा मिल रहा है। तो जो पैसा आपको मिलता है उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। आप इतना ध्यान के अंदर रखें। अभी द डिस्काउंट फैक्टर्स आर एज फॉलोज। डिस्काउंट फैक्टर्स दो मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर, एक 7% के ऊपर, एक 10% के ऊपर, इसने डिस्काउंट फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। ये डिस्काउंट फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, डिस्काउंट फैक्टर्स ये होते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो टेक्निक्स हैं, जैसे हम एक नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ उसे। फॉर एग्जांपल, आज आपके पास 100 रुपये हैं और बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% चल रहा है। ये ईयर 1 है, ये 0 ईयर है, आप ईयर 0 के ऊपर बैठे हुए, ये ईयर 1 का एंड है। ये $100 आपने 10% रिटर्न के ऊपर बैंक में जमा करा दिए। आपको कितना रिटर्न मिला? 10%, $10 का रिटर्न मिला। 10% के हिसाब से $100 आपके थे। कितने हो गए भाई ये आपके? $110। इसका मकसद है कि एक साल के बाद $110 अगर आपको चाहिए है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट के ऊपर कितना पैसा होना चाहिए? आज की डेट के ऊपर आपके पास $100 होने चाहिए, ताकि आप उसे बैंक के अंदर इन्वेस्ट करें, वहाँ से रिटर्न मिलके फिर $110 के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये तो सिंपल है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आई, कि जो भी पैसा आपके पास आज है, इसको अगर आप बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंक के अंदर डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराएंगे, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, सालाना ईयरली इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट जब बढ़ के आपको मिलेगा तो पैसा बढ़ जाएगा। ये देख लें, हमने आपको एग्जांपल दी कि $100 से 10% आपने बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो आपके जो $100 थे वो ईयर 1 के ऊपर कितने के अंदर कन्वर्ट हो गए? $110 के अंदर कन्वर्ट हो गए आपके। अब अगर $110 को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, कि अब मैं ये अगर देखना चाहूँ, समझना चाहूँ कि यार $110 जो एक साल के बाद मिलेंगे, आज की डेट के ऊपर उनकी वैल्यू क्या है? एक तो सिंपल ये है कि जो आपने $100 तो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दी, लेकिन नॉर्मली इसके डिस्काउंट फैक्टर्स होते हैं कि रिवर्ट अगर कर कर लेकर आएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए इसका फार्मूला सिंपल ये होता है, इसका डिस्काउंट फैक्टर निकालने का, कि 1 को ऊपर रखें, 1 प्लस ये जो डिस्काउंट रेट है ना 0.1 था, देख रहे हैं आप 0.1, क्योंकि 10% था तो आप इसको 0.1 कर दें। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
जो भी आपका रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उस रेट को लिखें। तो अब क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। तो 1 को डिवाइड करें कैलकुलेटर से। देखिए मैं आपके कैलकुलेटर यहाँ निकाल लेता हूँ आपके सामने ताकि समझ में आए। वन डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ गया, 0.909090। ये देख रहे हैं 0.909090, ये डिस्काउंट फैक्टर कहलाता है। मैं अगर इसे इसे 110 से, जो हमने क्या बात करी थी जब हम सवाल पढ़ रहे थे, हमने कहा $110 जो हमारे पास साल के एंड में होंगे, वो साल के शुरू में उनकी वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब है कि हमने 10% रेट था, 10% रेट का हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाला। डिस्काउंट फैक्टर निकालने का तरीका हमने सीखा कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, उसको सिंपल फॉर्म में कर लें। तो ये जब आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं 110 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइड बाई 110, तो देखें क्या आया। आप देख रहे हैं पूरा $100 आ गया। इसका मतलब है 110 $110 जो ईयर 1 के एंड पे मिलेंगे आपको, उनकी अगर करंट वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप डिस्काउंट फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसे डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। और मैंने डिस्काउंट फैक्टर आपको निकाल कर बताया एक का। मैं देखें इसका आपको बताता हूँ कि जो डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ आते हैं। ये रेट था, इसने आपको डिस्काउंट फैक्टर सवाल के अंदर खुद दिए हुए हैं। आप देखेंगे तो दो मुख्तलिफ रेट्स हैं इसके अंदर और दोनों के डिस्काउंट फैक्टर, ईयर 1 का, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, एक 7% पे दिया हुआ है, एक 10% पे। अच्छा, जो 10% वाला है उसका तो देखिए हमने भी 0.909 निकाला था। आपने क्या करा था कि 1 को डिवाइड किया 1.1 से, तो ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर निकल आया। उसके बाद आप जब निकल आए तो आप कैलकुलेटर के ऊपर एक काम करें, आप कैलकुलेटर पकड़ें और 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करें। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन आपकी कैलकुलेटर के ऊपर मौजूद रहेगी, आप अगर इज इक्वल टू का बटन दबाते रहें तो इज इक्वल टू का बटन बनाएंगे तो दूसरे फैक्टर्स जो दिए हुए ये भी आपके पास आते रहेंगे। 0.826 देखें मेरे पास आ गया, फिर मैंने इज इक्वल टू दबाया तो 0.7514 आ गया। इसको फिर मैंने इज इक्वल टू दबाया, 0.683 1 आपके पास आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो डिस्काउंट रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है आपको या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस उसको आप कर दें। और जब उससे करेंगे तो डिस्काउंट फैक्टर निकल आएंगे। डिस्काउंट फैक्टर अगर कैलकुलेटर के ऊपर आप निकाल रहे हैं अब तो दिए हुए होंगे। जैसे देखें इस सवाल के अंदर दिए हुए हैं, अगर नहीं देता है तो प्रेजेंट वैल्यू की एक शीट भी दी हुई होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल तरीके से बताया, गूगल के ऊपर आई डोंट नो मुझसे ये हो नहीं रहा है, लेकिन इसको सिंपल ये करते हैं कि अगर हम ये करें कि 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये पहले साल का रेट आ गया। लेकिन मैं जब इसको दोबारा करता हूँ तो फिर ये आ नहीं रहा है। इसका मतलब है इसकी पावर्स होती हैं बेसिकली, या तो आप पावर इसकी फिर लगा दें, उसका फार्मूला ये होता है n की पावर। लेकिन फिर आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर नॉर्मली जो दिए होते हैं वो सिंपल दिए हुए होते हैं कि उसको ये डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए होंगे। जैसे जैसे हम करेंगे सवाल वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। कंसेप्ट मैंने आपको इसका समझा दिया है कि डिस्काउंट जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से निकलते हैं और उसकी लॉजिक क्या होती है। लॉजिक ये होती है कि जो कैश फ्लो आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जैसे देखें 4 मुख्तलिफ सालों के कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं। देख रहे हैं आप, ये जो कैश फ्लो दिए हुए हैं, इन कैश फ्लो को अगर मैं आज की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर देखना चाहूँ लाके कि यार ये प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर क्या इनकी वर्थ बनती है, तो उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक कहता हूँ। और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, प्रेजेंट वैल्यू मेरी जो कैश फ्लो की आएगी उसको मैं कंपेयर करूँगा अपनी इन्वेस्टमेंट से। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और जो मेरी नेट जो जो क्या प्रेजेंट वैल्यू आई है मेरी कैश फ्लो की वो कम है,
तो फिर प्रोजेक्ट वर्थवाइल नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्लस आनी चाहिए। कि जो कैश फ्लो मेरा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है मेरी इन्वेस्टमेंट से अगर ज़्यादा होगी तो इसका मकसद है बेनिफिशियल है प्रोजेक्ट, अदरवाइज नहीं है। तो हम देखते हैं ये डिस्काउंट फैक्टर्स आपने समझ लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने समझी, फैक्टर्स निकालना मैंने आपको कैलकुलेटर के ऊपर बड़ा सिंपल है। देखिए 1.7 ये दिया हुआ है, 7% है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07 करेंगे आप कैलकुलेटर पे, 0.9346 आ गया, 435 कर दें राउंड ऑफ करके, और इसी को जब एक दफ़ा आप कर लें इज इक्वल टू दबाते रहें तो ये सारे फैक्टर्स खुद ही कैलकुलेटर आपको निकाल कर दे देगा। और एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली आपका जो पेपर है इस लेवल के ऊपर दिए हुए होते हैं। तो ये हमने समझा। उसके बाद हम आते हैं, पहले कहता है द पे बैक पीरियड इन मंथ्स के अंदर पे बैक पीरियड निकालने को कह रहा है। ये देखिए ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है नॉर्मली, जिसके अंदर हम कोई प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस्तेमाल नहीं करते। इसके अंदर सिंपल एक काम करते हैं लेमैन की तरह कि हम ये देखते हैं कि भाई पैसा कितना आ रहा है हमारे पास और वो कितने सालों में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो पैसा हमारा बराबर हो जाएगा। जैसे आपको मैंने ये कैश फ्लो निकाल कर दिखाया है सबका कि जो रिसीट्स है उसमें से पेमेंट्स को आप माइनस करते हैं। तो आपने क्या करा, रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस किया आपने, तो देखें ये तमाम जो कैश फ्लोज हैं वो आपके पास आ गए, नेट आ गए। नेट आने के बाद इसको यूं भी कर सकते हैं आप, यहाँ एक कॉलम बना लें कम्युलेटिव कैश फ्लो। ये कम्युलेटिव कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो कैश फ्लो आपके पास आ गया, पहले साल तो 170,000 ही था। दूसरे साल आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको प्लस कर दें, 170,000 प्लस 170,000, तो ये 340,000 आपके पास आ गया। देख रहे हैं आप, और 340,000 के अंदर फिर अगला वाला जो आया है उसको प्लस कर लें, प्लस 190, तो 530 हो गया। इसमें ये प्लस कर दें, 530 में प्लस कर दें 50,000 और, तो 580,000। 580,000 आपका कम्युलेटिव कैश फ्लो बनता है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सवाल के अंदर, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 480,000 की मशीन आप खरीद रहे हैं। तो अगर आप देखें अपने कैश फ्लो के अंदर तो आपका जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के अंदर ये पैसा 480,000 से एक्सीड कर गया। एक्सीड करने का मकसद है कि बढ़ गया। आप देख रहे हैं क्योंकि ये 530,000 हो गया थर्ड ईयर में। तो एग्जैक्ट जब आपको मंथ्स के अंदर निकालना हो तो मंथ्स में निकालने के लिए आप एक काम ये कर दीजिएगा कि इससे पहले वाला, क्योंकि देखिए इस तीसरे साल के अंदर क्योंकि ये इंक्रीज हो गया तो इससे पहले ये 340,000 मौजूद है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 480,000 है। 2 ईयर्स के अंदर 340,000 आपका पूरा हो गया। तो एक्चुअली आपको कितने पैसे चाहिए थे, 480,000 में से माइनस कर दूं अगर मैं 340,000 तो व्हाट आई गेट 140,000। ये 140,000 मेरे पास आया, लेकिन एक्चुअली इसको मैं डिवाइड कर दूं, अगर मेरे पास थर्ड ईयर के अंदर जो पैसा है वो कितना है, ये ज़्यादा है, 190,000 है मेरे पास। तो इसको 140,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 190,000 से तो मुझे पता चलेगा 0.73 आपके पास आ गया ये। $480,000 माइनस 340,000 और इसको डिवाइड कर देंगे 190,000, 0.8 आया। ये देख रहे हैं आप 2 ईयर्स तो मौजूद है। तो पहले ये क्योंकि आपके पास 2 ईयर्स थे, फार्मूला निकालना है 2 साल के अंदर तो ये पैसा आपके पास आ गया। तो 3 ईयर्स के अंदर क्योंकि एक्सीड कर गया तो इसलिए ये मसला हो रहा है। तो इसका फार्मूला सिंपल ये होता है कि 2 ईयर्स आप लिखें, प्लस करते हैं वो फ्रैक्शन जो आपका निकलेगा, जो फैक्टर्स आपका निकलेगा उसका फार्मूला होता है कि इन्वेस्टमेंट में से 2 ईयर्स में जो पैसा आया है वो माइनस कर दें, और थर्ड ईयर में जो पैसा आ रहा है क्योंकि थर्ड ईयर में जाके एक्सीड इन्वेस्टमेंट से एक्सीड कर रहा है तो जिस जगह ये हो वहाँ पर उसको नीचे रख के निकालें, और उस फैक्टर को आप क्या करें 2 ईयर्स के अंदर उस फैक्टर्स को प्लस कर लें। तो ये फैक्टर है 8.84 आया। तो 2 ईयर्स
8.84 का मकसद है राउंड ऑफ कर ले तो 2 years 9 months, और अगर ये मंथ के अंदर मांग रहा है तो 2 years के 24 months होते हैं और 9 months ये हैं, तो ये 33 months। इसका मकसद है 33 months के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, यानी कैश फ्लो, कैश आपके पास इतना जनरेट हो जाएगा कि 33 मंथ्स के अंदर जो पैसा आपने लगाया था वो वापस आ जाएगा। इसको पे बैक पीरियड कहते हैं। बड़ा सिंपल होता है निकालना, सिर्फ फिगर्स दी हुई होती हैं, रिसीट्स पेमेंट्स दी हुई होंगी, आप नेट निकाल के फिर कम्युलेटिव इसको प्लस करते हुए चले जाएं। जिस जगह पर वो एक्सीड करे वहाँ रुक जाएं, फिर फार्मूले के अंदर रख दें। बड़ा सिंपल है, फार्मूला भी सिंपल है कि जिस साल के अंदर ये जिस साल के बाद ये एक्सीड कर रहा है इतने साल, नंबर ऑफ ईयर्स आप यहाँ लिख दें। फिर इन्वेस्टमेंट में से वो जो जिस मुकाम के ऊपर जिससे वो एक्सीड कर रहा है वहाँ तक जितना कम्युलेटिव फिगर्स है उसको इन्वेस्टमेंट से माइनस करें, और जो उस साल के अंदर पर्टिकुलर ईयर जहाँ ये एक्सीड कर रहा है वो जो अमाउंट है वो नीचे रख के फैक्टर्स निकाल लें, और वो जो ईयर है उसके अंदर प्लस करके आप मंथ्स निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने मंथ्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी। पे बैक पीरियड ये कहलाता है। आगे पूछते हैं, आगे कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैं कंसेप्ट आपको समझा के आ रहा हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर फैक्टर्स होते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा पैसा है, ये इसकी जो भी कैश फ्लो हमारा आ रहा है वो आज की डेट के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है। तो आज की डेट के ऊपर जब हम उसको कंपेयर करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से तो हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट बेहतर है। कि देखिए वो तो फिर डिस्काउंट रेट भी है। फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपके ये पैसे अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हो रही है तो फिर इस मशीन को ख़रीदने का क्या फ़ायदा है। मैं इन्वेस्टमेंट कर लिए मैं क्या करूँगा, मैं उठा के जो भी मुझे बैंक से पैसा मिलता है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है मैं बैंक में रख दूंगा ले जाके ये पैसा। वाई शुड आई इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट तो जब ही होगी जब ये वर्थ वाइल है। वर्थ वाइल कब होगा कि वो जो कैश फ्लो जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं उनको आज की डेट के ऊपर मैं कंपेयर करूं कि यार वो आज की डेट के ऊपर मैं अगर उसका डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आज की डेट के ऊपर देखना चाहूँ कि आज की डेट पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करूँ और इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू मेरी ज़्यादा है जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो फिर इसका मकसद है मेरा प्रोजेक्ट बेहतर है। अदरवाइज़ तो फिर मुझे बैंक में ये इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। होप आपकी समझ में आया होगा। ये हम और भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी आते हैं और याद रखिएगा जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ कीजिएगा। ये अपने पास लिख लें आप कि जब भी वो आपको प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, फिर आप ये फैक्टर्स नहीं लीजिएगा। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एक्चुअली, ये वो रेट जिस रेट पर पैसा आपको मार्केट से मिलेगा वो यूज़ कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये अपने पास लिख लें। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास कैश फ्लो दिए हुए थे, ईयर ज़ीरो के अंदर इन्वेस्टमेंट है। इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनता है, नेट है 10% है और ये प्रेजेंट वैल्यू है। उसके बाद ईयर ज़ीरो लिखते हैं इसको। ईयर ज़ीरो का मकसद है स्टार्ट। स्टार्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस के अंदर है क्योंकि ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ईयर वन है, इसका फैक्टर हमेशा वन होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ज़ीरो है ये। आज की डेट के ऊपर तो 480,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी आज की डेट के ऊपर है। फिर ईयर वन के अंदर जो कैश फ्लो आपका हुआ है वो भी आप देख कर आ रहे हैं। ये आपने निकाला है 170, 190, 50, ये यहाँ ला के लिख दें ऐसे ही, रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस करके। डिस्काउंट फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं उसने 10% के ऊपर सवाल में, ये फैक्टर्स देख रहे हैं, बस इनको ला के यहाँ पुट कर दें। ये वो फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स लाने के बाद में जब फैक्टर्स आ जाए तो सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके आप 480,000 माइनस में, इसमें ये जितने प्लस हैं ये सब माइनस कर दिया तो पता चला $8,210 नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आने का मकसद ये है कि भाई ये जो मशीन है वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पूरा नहीं कर रही है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आने का मकसद ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट, ये जो मशीन ख़रीदना जो है वो वर्थ वाइल नहीं है। इसलिए नहीं है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास माइनस में आ रही है, तो इट्स बेटर कि आप ये पैसा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो चल ही रहा है 10%, अगर आपको भी ये रिटर्न कहीं और से मिलता है तो फिर आप ये इन्वेस्ट वहाँ कर दें। वाई शुड यू वेस्ट योर टाइम। तो इसका तरीका क्या होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से,
तो एक्सेप्ट कर लें। और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर लेस देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो रिजेक्ट कर दें। सिंपल, इसको याद रखिएगा। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपने देख लिया किस तरीके से होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद फिर हम आते हैं आगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मकसद ये होता है कि ये प्रोजेक्ट का अपना रिटर्न कितना है। तो आप कहेंगे अपना रिटर्न कहाँ से आ गया भाई। देखिए एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एक ये है कि ये प्रोजेक्ट की अगर मैं कैश वैल्यू देखूं, कोई ऐसा रेट मेरे पास जो इन तमाम ये जो रिसीट्स हैं मेरी, ये कैश फ्लो हैं, ये वाले 4 सालों के जो कैश फ्लो हैं, कोई ऐसा रेट जो इन चारों की जब प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो वो बराबर हो जाए 480,000 के। नाइदर प्रॉफिट ना बड़ी हो ना ज़्यादा हो। IRR इज द रेट which क्या करता है, IRR ऐसा रेट होता है जिस रेट के ऊपर जो नेट आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बराबर हो जाती है किसके, इन्वेस्टमेंट के। ब्रेक इवन का कंसेप्ट आपको पता है ना। ब्रेक इवन क्या होता है, ना आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं ना लॉस कमा रहे होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। IRR एक ऐसा रेट होता है जो इंटरनली एक ऐसा रेट जो आपको बताता है कि भाई इस रेट के ऊपर ये जो कैश फ्लो हैं आपके वो सारे देखें ना। यहाँ तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% के ऊपर आपने देखा माइनस के अंदर आ गई। तो अब वो रेट जिसके ऊपर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आ जाए उसे हम IRR कहते हैं। IRR जब हमारे पास निकल आता है तो वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। फिर उसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये IRR हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज़्यादा होगा, प्रोजेक्ट का अपना रेट है, प्रोजेक्ट इतना रिटर्न कमा के दे रहा है, अगर वो रिटर्न जो कमा के दे रहा है प्रोजेक्ट अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो इसका मकसद है फिर हम एक्सेप्ट करेंगे कि प्रोजेक्ट बेहतर है। और ये नॉर्मली कंपनी ये रिटर्न कैलकुलेट करती है। और बेंचमार्क कंपनी के पास ये होता है कि IRR शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक्सेप्ट कर लें आप। और अगर IRR जो प्रोजेक्ट कमा के दे रहा है आपको अगर वो कम हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो आप समझदार आदमी हैं, क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये IRR का कंसेप्ट है। IRR निकालने के लिए क्या होता है, ट्रायल एंड एरर के ऊपर इसे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि रिटर्न है 10% एक हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, एक प्रेजेंट वैल्यू आप नेगेटिव की निकालें, एक प्रेजेंट वैल्यू आप प्लस की निकालें। नेगेटिव की ऑलरेडी हमारे पास निकल चुकी है 7% के ऊपर। हमने 7% के ऊपर फिर निकाल लेते हैं। देखिए 7% की भी फैक्टर्स उसमें आपको सवाल में दिए हुए हैं। देख रहे हैं 7%। तो एक हाईएस्ट के ऊपर आप कैलकुलेट करें जिसके अंदर नेगेटिव आ जाए। आपकी प्रेजेंट जब भी IRR कैलकुलेट करने जाएं तो दो प्रेजेंट वैल्यू आपको चाहिए होती है, एक माइनस में एक प्लस में। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि एक हायर रेट ले लें आप और एक लोअर रेट ले लें। तो लोअर रेट कितना है, 7% है, इसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया, फैक्टर्स दिए हुए थे सारे, ये सब कुछ सेम रहेगा जो ऊपर था, सिर्फ फैक्टर्स चेंज हो गए। तो आप देखें यहाँ प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव के अंदर आ गई 20,005। तो लोअर रेट जितना लोअर रेट होगा उसका मकसद ये हुआ कि फिर आपको उसके ऊपर जो रिटर्न है नॉर्मली वो बेहतर मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो IRR जब कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो एक हाईएस्ट रेट लीजिएगा, एक लोएस्ट रेट लीजिएगा। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद फिर फार्मूला ले लें। IRR निकालने का फार्मूला क्या होता है, IRR निकालने का फार्मूला ये है कि लोअर रेट, जो लोअर रेट है वो ले लें और इसमें प्लस कर दें। क्या प्लस करेंगे, इसमें करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू
लोअर, लोअर का मकसद है लोअर रेट की, डिवाइडेड करें नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट की और प्लस माइनस कर दें इसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट की। तो ये आपके पास आ गया, तो ब्रैकेट कर लें, इसमें फिर प्लस करें आप लाके, इसको मल्टीप्लाई करें, बल्कि लाके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फार्मूला आप जहन में रखिएगा। IRR निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लोअर रेट, हमारे पास दो रेट थे, एक 10% था, एक 7%, एक आपका 10% था, एक 7%। लोअर रेट कितना है, 7% है, इसको यहाँ लिख दें, प्लस करें नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट, लोअर रेट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 20,550 डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट, तो लोअर रेट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ये है 20,550 और ये माइनस का निशान है, इसमें से नेट माइनस करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर की। देखिए ये खुद माइनस के अंदर है, आपको पता है 2 माइनस जब आपस के अंदर होते हैं तो ये क्या होता है, माइनस माइनस इज इक्वल टू कौन सा साइन होता है, प्लस होता है। तो 8210, तो प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस इसलिए करेंगे वो भी माइनस था और हमारे पास भी फार्मूले में माइनस है, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 8210 ये आ गया आपके पास, एंड मल्टीप्लाइड बाई हायर रेट कितना है 10, 10 में से 7 को माइनस किया, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आप 7% को 0.07 कर लें, सिंपल 20,550 प्लस 8210 28,760 आपका ये हो गया। तो 20,550 को डिवाइड किया आपने 28,760 से, तो 0.8 आ गया आपके पास, और उसके बाद फिर आपने उसको 3% से मल्टीप्लाइड बाई 0.03 करा आपने, ये आ गया, और इसके अंदर 1 कर दिया, 0.07 आपने प्लस कर दिया, आपके पास ये 9 पॉइंट, जब आप इस कैलकुलेशन को हल करेंगे तो आपके पास जो रेट आया वो 9.14% आपके पास रेट आ गया। हैव यू गॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ था, मैंने आपको फार्मूला बता के लिखवा दिया 7%। अब आप इसको सिंपल सिंपल भी करना चाहें तो कर लें, 20,000 को आप डिवाइड कर लें, पहले 2550 को आप प्लस डिवाइड, अगर मसला हो रहा है तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 2550 था उसको ऊपर लिख देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, ये हमारे पास जो प्लस करके आया था, इन दोनों को प्लस करा तो 28,760 बनता है, तो डिवाइड 28,760, आपके पास 0.71 आ गया, आप देख रहे हैं। जब ये आपके पास आया तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको पता था कि हाईएस्ट रेट में से लोएस्ट रेट, तो 10 में से 7 को माइनस करा आपने तो 3% आया, तो 3% से इसको निकाल लें आप, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3%, ये आपके पास 0.021 आ गया। और इसके अंदर फिर क्या करें, जब ये आपके पास फैक्टर हल हो गया तो इसमें प्लस कर दें, प्लस क्या करेंगे, प्लस करने के लिए आपके पास ये वाला एलिमेंट बाकी है 7%, 7 का मकसद है 0.07 भी लिख सकते हैं आप इसको, 0.07, तो आप इसके अंदर प्लस कर दें, प्लस 0.07, तो व्हाट यू गेट 0.0914, 0.0914 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं परसेंटेज में लाने के लिए, तो व्हाट आई गेट 9.1436%। ये आप देख रहे होंगे 9.14% इसने जो कैलकुलेट करके लाया है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया है। तो हैव यू गॉट द पॉइंट, कैलकुलेशन आपने समझी कैसे आई। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अनफॉर्चुनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और IRR जो है आपका वो लेस देन आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि ये है 9.14
और ये लेस देन है किससे, वो 10% से जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो वी शुड नॉट बाय द मशीन बिकॉज द नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ। ये डिसीजन मेथड होता है कि आप यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी माइनस में आ गई है, IRR भी आपका कम आया है, इंटरनली रेट ऑफ रिटर्न जो जनरेट हो रहा है इस प्रोजेक्ट से और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी आपकी हायर है, तो यू शुड इन्वेस्ट द मनी इन बैंक और वेयर एवर you are getting 10% return. W Limited could buy the machine because the pay, अलबत्ता एक मेथड ऐसा है जो पे बैक में, क्योंकि पे बैक आगे वो आपने कैलकुलेट किया तो आपने देखा था 33 मंथ्स के अंदर ये रिटर्न आपको जो है वो मिल रहा है, ये पैसा आपको मिल जाएगा 33, लेकिन ये एब्सोल्यूट टर्म के अंदर होता है। अगर पे बैक पीरियड को नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट को फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर को कंसिडर करके नेट प्रेजेंट वैल्यू और पेबैक मेथड जो है उसको करते हैं कैलकुलेट, ताकि अपेरेंटली आपको पता चले कि यार कितना अर्सा लगेगा। लेकिन जब डिसाइड कर रहे होते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर, तो नॉर्मली फिर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने खुद भी देखा, उसको कंसिडर करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो फिर W Limited could buy the machine because the payback period is 1 year and 3 months. Is 1 month because the payback period is 1 year and 3 months before the useful life, which is 4 year. इसका मकसद है कि जब आपके पास 33 मंथ्स का मकसद है 48 मंथ्स हैं टोटल, 48 में से 33 मंथ्स में तो आपका पैसा आ जाएगा वापस, तो बचा कितना फिर? एक साल 3 महीने, 15 मंथ्स का मकसद है 12 महीने का साल होता है, तो एक साल 3 महीने पहले ही आपका रिटर्न आपको पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली आप ही कैपिटल बजटिंग वाले सवाल में अगर वो पूछे तो आप कहिएगा कि पे बैक पीरियड के हिसाब से तो इसको कर सकते हैं। हाउएवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी द मशीन शुड नॉट बी बॉट, क्योंकि इसका IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों इंडिकेटर बेहतर है। पूछा गया था इसने, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड बाय द मशीन, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप तीनों लिख दें, IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपने देख ही लिया, और पेबैक पीरियड को भी लिखें और कंक्लूडिंग करें कि भाई पेबैक पीरियड तो है, हाउएवर कंपनी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द इंडिकेटर आर नॉट आई टू से फेवरेबल बिकॉज द कॉस्ट ऑफ जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो माइनस में है और IRR इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हो गया। Again, the cost of the machine 480,000 includes the purchase price plus a 20% tariff. इंपोर्ट ड्यूटी इसके अंदर शामिल थी, कंपनी इंपोर्ट ड्यूटी 20% दे रही थी ऑन द परचेजेस, ऑन द परचेज प्राइस पे, यानी ये 480,000 जो है उसका 100, क्योंकि ये 120% फिगर है, इसमें कॉस्ट भी शामिल है और इंपोर्ट ड्यूटी शामिल है, तो 480,000 का मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 120 अगर मैं करूं तो 400 बनता है। और 400 का अगर आप 20% लगाएंगे तो वही अब 48,000 बन जाएगा। 400 का 20% 80,000, तो 80,000 इम्पोर्ट ड्यूटी थी आपकी, देख रहे हैं आप, और ये इस तरीके से ये 480,000 की फिगर थी। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि ये इसमें इंक्लूड है। तो आप जब एक्सक्लूड करेंगे तो मशीन की कॉस्ट 400,000 है और 80,000 इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी है। कहता ये है ऑन द बेसिस ऑफ द टैरिफ इज टू बी एबोलिश, ऑन द बेसिस दैट द टैरिफ इज टू बी एबोलिश, कि ये टैरिफ जो है वो खत्म होने जा रहा है, तो डायरेक्टर्स हैव रिकैलकुलेटेड द पेबैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिसाइड टू बाय द मशीन। उन्होंने कहा कि पेबैक पीरियड को भी दोबारा कैलकुलेट करेंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी दोबारा कैलकुलेट करके फिर देखते हैं क्या आता है। कमेंट ऑन द डायरेक्टर्स डिसीजन टू बाय द मशीन द टैरिफ इज एबोलिश, कि टैरिफ अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आप कमेंट्स करें इसके ऊपर। सपोर्ट योर आंसर विद द रिलेवेंट कैलकुलेशन, एक्सप्लेन व्हाई द डायरेक्टर ऑफ W Limited यूज द पेबैक पीरियड एंड नेट PV टू मेक दियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि क्यों ये नेट पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू को बेंचमार्क बना रहे हैं अपने फैसले करने में।
तो पे बैक पीरियड आपको मैंने बताया एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर वो बताता है कि यार पीरियड कितना लगेगा, मुझे ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। पता चले नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपकी इंडिकेशन अच्छे दे रही है आपके, लेकिन पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, तो भी मसला आ जाएगा। क्योंकि पे बैक पीरियड पता चला भाई ये तो 6 साल के अंदर, 4 साल नहीं 6 साल में आपको पैसे मिलेंगे, वो फिर गलत हो जाएगा। तो पे बैक पीरियड भी कम होना चाहिए उसकी लाइफ से, और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी प्लस होनी चाहिए। तो दीज आर द गुड इंडिकेशन जो आपको बताते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए इस सवाल के अंदर तो अब आप कर लें इसको, वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है आपने 10% के ऊपर निकाली थी, तो 10% के ऊपर जब आप निकालेंगे तो आपने पहले 480,000 लिया था, अब ये क्योंकि एबोलिश हो गया है टेरिफ 80,000 का आपने देखा, तो बस ये एक चेंज करना है सिर्फ, ये 400,000 यहाँ रख दें, बाकी कैश फ्लो तो वही दिए हुए हैं। 10% के ऊपर आपको निकालनी होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं, निकाल लें। 480,000 तो 0 ईयर के अंदर आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये 400,000 है, बाकी ये वैल्यूज़ आ गई इन सब की, ये 71,790 पॉजिटिव आ गया आपका। अल्टरनेटिव मेथड ये हो सकता है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई थी सारी की सारी, जो ऊपर आपने 8,210 कहा था, सिर्फ एक ही चेंज आई है, वो ये आई है कि 80,000 जो है कॉस्ट कम हो गई है, तो सेविंग ऑन कॉस्ट जो है 80,000 आपने दिखा दी, इसमें से इसको माइनस किया तो भी 71,790 आपके पास प्लस की। क्योंकि देखें बाकी तो ये जो फैक्टर्स हैं 10% के, ये भी सब सेम है, कैश फ्लो भी आपका सेम है, तो ये वाली फैक्टर्स तो सेम है, सिर्फ यहाँ 480,000 के बजाय 400,000 लिखना पड़ रहा है आपको। तो आप जो पहले वैल्यू आई थी अगर उसी में से 80,000 माइनस कर दें, 80,000 क्योंकि प्लस में है तो उसमें से उसको माइनस कर दें, जो माइनस वाली फिगर है, तो भी आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो, और ये रिवाइज जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये प्लस में आ गई है। इसी तरीके से आप कैश फ्लो निकालने, पे बैक पीरियड निकालने, देखिए पे बैक पीरियड के अंदर अगर हम आए तो ऊपर हम देखें आके, तो हमने क्या हुआ था कि जो 400,000 अगेन देखें 2 साल के अंदर तो 4 लाख रुपए 400,000 हमारे वैसे भी पूरे नहीं हुए थे, तीसरे ही साल के अंदर पूरे हुए हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल आप सिंपल ये करें कि जो फार्मूला आपने कहा था रिवाइज का, आप 2 इयर्स जो है वही लिखा रहने दें। अब अगर 480 की जगह आप यहाँ 400,000 लिखें, 340,000 तो वही है जो 2 इयर्स में पैसा आपके पास आया, 3rd ईयर में 190,000 आपको पैसा मिलेगा, तो वो नीचे लिख दें। इन सबको फैक्टर्स करके 2 ईयर 3.8 मंथ्स, 3.8 मंथ्स को राउंड ऑफ करें तो 4 मंथ्स आ जाएगा, और 2 इयर्स 4 मंथ्स के अंदर ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा, जो 28 मंथ्स बनते हैं, 2 इयर्स के 24 और 4 मंथ्स ये बन गए आपके, तो 28 मंथ्स आपके बन गए। द डायरेक्टर डिसाइड टू बाय द मशीन बिकॉज द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द पे बैक पीरियड इज शॉर्टेंड। तो ये तो दो चीज़ें थी, आपकी समझ आया, इसलिए आया कि पे बैक पीरियड भी कम होना चाहिए और नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस होनी चाहिए। तो दीज आर द गुड इंडिकेशन कि यू शुड गो अहेड विद दिस जो डिसीजन है आपका, अगर इसके अलावा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं पड़ी हुई है तो ये था जनाब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने देखा कैपिटल बजटिंग, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आता रहेगा, तो हम और भी सीखते रहेंगे जैसे ये आएगा। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस करें, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।